दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता एक नई मुसीबत में फंस गए हैं और ऐसा धमाकेदार खुलासा उनको लेकर हुआ है एलजी ऑफिस की ओर से, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों की जमीन भी खिसक जाएगी। इस नए खुलासे से दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही सांप्रदायिकता को भड़काने वाली झूठी और गंदी राजनीति का भंडाफोड़ किया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन दस्तावेजों को उजागर किया है जिनमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को ध्वस्त करने की सिफारिश की थी। केजरीवाल और दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन 9 मंदिरों को तोड़ने की धार्मिक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। केजरीवाल ने जिन 9 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी, उनमें से 7 मंदिर करावल नगर इलाके में स्थित थे, जबकि 2 अन्य मंदिर न्यू उस्मानपुर इलाके में स्थित थे। इससे पहले 23 जून 2016 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि साल 2016 से 2023 तक केजरीवाल और उनके मंत्रियों द्वारा कुल 24 धार्मिक ढांचों को तोड़ने की मंजूरी दी गई थी, जिनमें 22 मंदिर और 1 दरगाह, जी हां, केवल 1 दरगाह शामिल थी। दिलचस्प बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने 17 जुलाई 2017 को 2 अज्ञात मज़ारों को तोड़ने के लिए दी गई धार्मिक कमेटी की सिफारिशों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इनसे धार्मिक भावनाएं और संवेदनाएं आहत हो सकती हैं। हालांकि धार्मिक कमेटी ने माना था कि इन ढांचों का कोई भी ऐतिहासिक महत्व नहीं था और यहां हर सप्ताह केवल 5-10 लोग ही आते थे। फिल्मिस्तान सिनेमा से डीसीएम चौक तक ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए इन 2 मज़ारों को हटाना महत्वपूर्ण था, जिसके लिए भूमि उत्तरी रेलवे द्वारा एमसीडी को हस्तांतरित कर दी गई थी। सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय के खिलाफ आरोप लगाने वालों को अपने बयान वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ओछी और गंदी राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल और बीजेपी पर मंदिर तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था। आतिशी मार्लेना ने कहा था कि धार्मिक कमेटी की सिफारिशों से एलजी ने दिल्ली के 7 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसका एलजी ने खंडन किया था। आतिशी मार्लेना ने कहा था कि धार्मिक कमेटी अब सीधे एलजी को रिपोर्ट करती है। अगर यह कमेटी पहले की तरह चुनी हुई सरकार के सीएम को रिपोर्ट करती तो दिल्ली सरकार कभी मंदिरों को तोड़ने नहीं देती। इसी के जवाब में एलजी ऑफिस ने डेटा जारी करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल के आदेश से दिल्ली में 23 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। एक तरफ दिल्ली में मंदिरों को तोड़ने का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता अपने नाम करने की कोशिश में लगी हुई है और उसी कवायद में लगातार अपने प्रक्रम अपना रही है। तो वहीं बीजेपी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने पर है। इस तरह तीनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता का गेम सिर्फ 5% वोट शेयर पर टिका है। ऐसे में अगर कम अंतर वाली सीटों पर जरा सा भी खेला हुआ तो दिल्ली का सारा गेम ही बदल जाएगा। बीजेपी भले ही दिल्ली की सत्ता से 27 सालों से बाहर रही हो, लेकिन उसका अपना वोट शेयर जस का तस बना हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 50% से भी अधिक वोट शेयर के साथ सत्ता पर 1 दशक से काबिज है। दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी दर
चुनाव वोट शेयर घटा रहा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह कांग्रेस की जमीन पर ही आम आदमी पार्टी की इमारत खड़ी है और कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की उम्मीदें भी टिकी हुई हैं। कांग्रेस अगर दिल्ली में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहती है तो ऐसे में सत्ता की तस्वीर कुछ अलग ही होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट शेयर से ही सत्ता की दशा और दिशा तय होती है। आम आदमी पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में 40% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी उसने, और 2015 के चुनाव में 54.6% वोट शेयर के साथ 67 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिली थी। वहीं 2020 के चुनाव में 53.6% वोट शेयर के साथ 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थीं। इस तरह 2013 से 2015 में 14% वोट शेयर बढ़ने के साथ ही जबरदस्त इजाफा आम आदमी पार्टी की सीटों में हुआ था। 2015 से 2020 के चुनाव में भी 1% वोट शेयर कम होने से आम आदमी पार्टी की 5 सीटें कम हो गई थी। वहीं 2013 के चुनाव में बीजेपी 44.28% वोटों के साथ 32 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी थी। 2015 में बीजेपी ने 32.3% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें ही जीतने में अपनी कामयाबी हासिल की, जबकि 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। 2013 से 2015 के बीच 12% वोट शेयर कम होने से बीजेपी को 29 सीटों का घाटा हुआ। वहीं 2015 की तुलना में 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से 5 सीटों का फायदा भी मिला था। कांग्रेस 2013 में अगर हम बात करें तो यहां पर उसे 11.5% वोट हासिल हुए थे और 8 सीटें जीतने में कामयाबी उसे मिली थी। वहीं 2015 में कांग्रेस को 9.7% वोट मिले और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% ही रहा। इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। दिल्ली में कांग्रेस का 2013 के बाद से लगातार कमजोर होता आंकड़ा उसे और भी कमजोर करता गया है और उसका वोट शेयर पूरी तरीके से घटता चला गया है। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 47.82% वोटों के साथ 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस 34.48% के साथ सिर्फ 14 सीटें ही जीत सकी थी। जनता दल 12.65% वोटों के साथ 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और बहुजन समाज पार्टी 1.88% वोट हासिल करती हुई दिखाई दी थी। वहीं 1998 में कांग्रेस 47.75% वोटों के साथ 52 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो बीजेपी 34% वोटों के साथ मात्र 15 सीटों तक ही सिमट सकी थी। जनता दल का वोट शेयर घट गया और बसपा का बढ़ गया। 2003 में कांग्रेस 48.1% के साथ 47 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 35.22% वोट के साथ 20 सीटें ही जीत सकी थी। बसपा को 5.7% वोट मिले थे। 2008 में कांग्रेस 40.31% वोट के साथ 43 सीटें जीत पाई थी। वहीं बीजेपी 36.34% वोटों के साथ 23 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि बसपा 14.05% वोटों के साथ 2 सीटें जीत पाई थी। इस तरह से कांग्रेस केवल 45% से ज्यादा वोट हासिल कर सकी थी और दिल्ली की सत्ता पर विराजमान रही, तो वहीं बीजेपी का 40% से कम वोट शेयर होने के चलते सत्ता का वनवास उसे झेलना पड़ा। दिल्ली में 1993 के बाद के चुनावी नतीजों का आकलन और विश्लेषण ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि 45% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने पर ही सत्ता हाथ लगती है। बीजेपी चाहे 1993 में सत्ता पर काबिज रही हो तो उस समय उसे 45% से ज्यादा वोट मिले थे, और चाहे कांग्रेस 3 बार सत्ता में रही हो तो उसे भी 45% से ज्यादा वोट शेयर मिला रहा है। इस तरह आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में जब रही तो उसे 50% से अधिक वोट मिले थे। 2013 में किसी भी पार्टी को वोट शेयर 45% नहीं मिला था, जिसके चलते किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सियासी आधार जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे कांग्रेस का राजनीतिक आधार सिमटता और घटता चला गया। कांग्रेस 47% से घटकर 4.5% तक पहुंच गई, तो बीजेपी दिल्ली में अपने सियासी आधार को 30% के ऊपर रखने में कामयाब रही।
बसपा का सियासी आधार पूरी तरह से खिसक गया और कांग्रेस का भी वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास ही शिफ्ट हो गया। बीजेपी के वोट बैंक से सिर्फ कुछ वोट ही खिसके हैं, लेकिन काफी हद तक अपने आधार को वो रोके रखे हैं। वहीं ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही दिल्ली के सियासी गेम का पूरा आधार टिका हुआ है। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा का चुनाव अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए लड़ रही है और इसी पर उसका पूरा फोकस है। यही वजह है कि कांग्रेस बयानबाजी से लेकर मजबूत उम्मीदवार उतारने तक कहीं से भी पिछड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस का पूरा फोकस अपने प्रदर्शन में इस बार सुधार करने पर है। वहीं यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। वो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे घेर रही हैं, तो वहीं उसे बीजेपी की मददगार भी बता रहे हैं। कांग्रेस की इस रणनीति से आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी को डर है कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी विरोधी वोट बढ़ सकते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही वो उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित करने में लगे हुए हैं जहां जीत का अंतर कम था। पिछले चुनाव में दिल्ली की 15 ऐसी सीटें थीं जहां जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का था। 2015 के चुनाव में ऐसी केवल 6 सीटें थीं। 2020 में 26 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से लेकर 20,000 के वोटों के बीच था, जबकि 14 सीटों पर यह जीत हार का अंतर 20,000 से लेकर 30,000 के वोटों के बीच था। इसी तरह 15 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 30,000 से अधिक वोट मिले और ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ बीजेपी नेता मानते हैं कि उनके पास उन सीटों पर भी नतीजे बदलने का अच्छा मौका है जहां आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है, इसलिए कांग्रेस के वोट शेयर में सुधार होता है। बीजेपी के जीत की संभावनाएं सीधे तौर पर इसी दशा में बढ़ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली की राह इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाली है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।